डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स का है ग्रेविटेशन टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इससे आपको नीट एग्जाम और जेई में 2 क्वेश्चन श्योर है मिलेंगे और इजी टॉपिक है। अगर इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन जेई में भी और नीट में भी आपको मिलेंगे। इसके लिए खूब ढेर सारे बेटा इस टॉपिक में फॉर्मूले हैं। ग्रेविटेशन टॉपिक में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस टॉपिक में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद, सारे फॉर्मूले तैयार करने के बाद कॉन्सेप्ट तैयार, खूब क्वेश्चन इस टॉपिक से करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन जितना ही ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा टॉपिक आपका क्लियर होगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आप बेटा आज रिवीजन करते हैं, मजा आ जाएगा रिवीजन देख करके, पढ़ करके, और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार में पूरा आप रिवाइज कर सकते हैं, एक बार में पूरा वीडियो देख करके पूरे टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं। और देखा जाए तो अभी 29 को जो टेस्ट होने वाला है तो उस टेस्ट में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एक बार में इसको आप रिवाइज कर लेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन टॉपिक का रिवीजन। तो इस टॉपिक की जो विशेषता है ना, इस टॉपिक की जो विशेषता है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स। 2 मास में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जिस तरह से कूलॉम्स लॉ में 2 चार्ज के बीच फोर्स हम लोग देखते हैं, वैसे यहां पर 2 मास के बीच हम लोग फोर्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा फोर्स बिटवीन टू मास। 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स। जैसे ये 2 मास हैं M1 और M2, R सेपरेशन पे, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों Gm1 M2 अपान R स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है? फॉलो करता है। देखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, यूनिट इसका न्यूटन होगा। एक बात और जानना चाहिए कि 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन 2 मास के बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ओके, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और यहां पर एक खास बात आप ये देख रहे हो कि जो कैपिटल G है, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 कैपिटल G का वैल्यू, और इसका यूनिट हो जाएगा प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान पर केजी स्क्वायर। तो इसको बोलता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G होता है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो किसी भी 2 मास के बीच अगर फोर्स फाइंड करना है तो Gm1 M2 अपान R स्क्वायर से आप फोर्स क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो, जिसमें कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है किसी भी मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई से इंडिकेट करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहां पर एक मास है ना, किसी मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना है तो इसे कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी देखना है? R डिस्टेंस पर। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखा जाता है वहां पर यूनिट मास का 1 kg मास का एजम्पशन किया जाता है। तो यहां पर अगर हम 1 kg मास का एजम्पशन करें, 1 kg मास का, तो इस मास के द्वारा इस मास पे क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा
और अट्रैक्शन का जो फोर्स है यही बेटा इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ये पर यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंटेंसिटी होगा ये होगा बेटा E इज इक्वल टू F अपान M, है ना, M को टेस्ट मास M नॉट कहते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा GM अपान R स्क्वायर। इसलिए इसका जो यूनिट होता है ये होता है बेटा न्यूटन पर केजी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा मास के तरफ होता है। आप यहाँ से देख रहे हो कि जो इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इंटेंसिटी और आर के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक पॉइंट मास की इंटेंसिटी और आर के बीच डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर कोई एम नॉट मास अगर ई फील्ड में रखा हो तो उसको अगर फोर्स निकालना है तो देखो एम नॉट ई से उस पर क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। इसका मतलब ये जो एम नॉट ई है ये जो फोर्स का फॉर्मूला है एकदम वैसे ही है जैसे एफ इजिकल टू एम जी, एफ इजिकल टू क्यू ई, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में ना कोई क्यू चार्ज अगर ई फील्ड में रखा हो तो एफ इजिकल टू क्यू ई, एफ इजिकल टू एम जी, वैसे यहाँ पर होता है एफ इजिकल टू एम ई, एफ इजिकल टू एम नॉट ई। तो ये फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत आपका हेल्प करेगा। तो यह है बेटा इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें अगर पोटेंशियल की, है ना, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब यहां पर कोई m मास है और इससे बेटा r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल हम लोग को देखना है ना, यहाँ p पॉइंट पर r डिस्टेंस अगर पोटेंशियल देखना है तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है पोटेंशियल का, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग यहाँ से इन्फानाइट से, देख रहे हो, इन्फानाइट से अगर हम लोग 1 kg मास को इस पॉइंट तक लेकर के आवें तो जितना वर्क करना पड़ेगा, मोशन करा के लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इसका क्या होता है, इस पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल होता है। तो 1 kg मास को जब इस मास के पास आप लाओगे तो वर्क करना नहीं पड़ेगा, वर्क प्राप्त होगा, है ना। जब वर्क प्राप्त होता है तो ऐसे कंडीशन में वर्डन निगेटिव होता है, और जब वर्डन निगेटिव होता है तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल होता है मास के द्वारा। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में माइनस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल नेगेटिव होता है, प्लस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, उसी तरह से यहाँ पर मास के द्वारा पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल का हम लोग फॉर्मूला लिखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों माइनस जी, और जिस मास के द्वारा पोटेंशियल देख रहे हैं m अपान r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देख लो इसका यूनिट होता है प्यारे बच्चों जूल पर केजी, पोटेंशियल का यूनिट होगा जूल पर केजी। लेकिन अगर हम लोग यहां से 1 kg मास को यहां न लावें बल्कि हम कोई m मास लावें, है ना, m नॉट मास लेकर के आवें 5 kg 10 kg, है ना, m नॉट, तो वो दो मास का यहाँ पर कहलाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ये अंतर होता है पोटेंशियल एनर्जी और किसमें, पोटेंशियल में। पोटेंशियल में जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल देखना होता है वहाँ कोई मास नहीं होता, 1 kg मास को कैरी करके इनफाइनाइट से लाना पड़ता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में अगर देखा जाए तो m मास को हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर के आना पड़ता है, तो दो मास के बीच पोटेंशियल एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। तो इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास। प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो मास के बीच देखा जाता है। देखो दो मास हैं, इनके बीच का सेपरेशन r है, ये मास m1 है, ये मास m2 है ना।
तो इन दोनों को इन्फिनाइट से इतने सेपरेशन तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही इनकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माइनस जरूर लगेगा, क्योंकि जहां भी अट्रैक्शन होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी निश्चित है नेगेटिव होगा। तो माइनस जी m1m2 अपान r, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपको याद रहना चाहिए, जूल इसका यूनिट है। ये भी याद रखिएगा कि अगर दोनों मास के बीच का सेपरेशन अगर हम घटा दें, सेपरेशन को कम कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। और दोनों मास के बीच अगर हम सेपरेशन बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, सेपरेशन घटा दें तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर दो मास है तब तो हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, बट अगर सिस्टम में अगर 3 मास हैं, देख रहे हो, अगर एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, ये मास है प्यारे बच्चों m1, ये मास है m2 और ये मास है m3, इसके बीच सेपरेशन है r1, r2 और r3। तो इनकी जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो 3 मास में हम डायरेक्ट परसेंटेज ना निकाल करके पेयर देखेंगे। तो 3 मास में टोटल 3 पेयर बनेंगे। एक पेयर देखो मास का यहाँ बनेगा पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये बनेगा तीसरा पेयर। तो तीनों की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी पेयर की फाइंड करके और सबकी पोटेंशियल एनर्जी का सम कर लेंगे, लास्ट में माइनस लगा देंगे, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट दिया है कि सिस्टम में 4 मास की पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों, 4 मास सिस्टम में अगर है ना, यहाँ पे मास है m1, यहाँ का मास है m2, यहाँ का मास है प्यारे बच्चों m3, यहाँ का मास है m4। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के निकालना है तो पेयर आप देखिए कितना होगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे 4 पेयर होंगे, नहीं, यहाँ पे टोटल 6 पेयर होंगे। कैसे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पेयर यह बनेगा, है ना, साइड का, ये दूसरा पेयर बनेगा, ये मास का तीसरा पेयर बनेगा, ये चौथा पेयर बनेगा और 2 पेयर ये बनेंगे डायगोनल वाले, है ना। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5वां पेयर और ये हो जाएगा 6ठा पेयर। तो टोटल 4 मास में 6 पेयर बनते हैं। सबकी पोटेंशियल एनर्जी सम करके और निकाल के सम कर लो तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, जिसमें 4 पोटेंशियल एनर्जी पेयर साइड वाले और 2 पेयर डायगोनल वाले, सबकी पोटेंशियल एनर्जी सम कर लो, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी प्लैनेट पर प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट। किसी भी बॉडी को, कोई भी प्लैनेट या अर्थ की हम बात करें तो वह जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी बॉडी को अपने तरफ कोई प्लैनेट अट्रैक्ट करता है, वही वहां का क्या होता है प्यारे बच्चों, वेट होता है बॉडी का। तो जो इस पे एक्सेलरेशन क्रिएट होता है प्लैनेट के द्वारा, वही उसका क्या होता है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हर प्लैनेट का अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट का मास अलग अलग होगा, अलग अलग प्लैनेट का रेडियस अलग अलग होगा। और जो ग्रेविटी होता है, जिस बॉडी पे ग्रेविटी देखा जाता है उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटी प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जी से इंडिकेट करते हैं, है ना, जी से इंडिकेट हम करेंगे इसको। अब जैसे हम यहां पे एक प्लैनेट बना लिए, इस प्लैनेट का सेंटर है, इस प्लैनेट का ये रेडियस है और ये प्लैनेट का मास है, और यहां पे एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, जिस पे ग्रेविटी देखना है। तो जो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ना, वो बस ग्रेविटेशनल जो फोर्स इस पर लगेगा वही ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा। और ग्रेविटी का फॉर्मूला G
प्लेनेट का मास m अपान रेडियस का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्यारे बच्चों, याद कीजिए। ग्रेविटी का फॉर्मूला gm अपान r स्क्वायर होता है। अगर दो प्लेनेट ऐसे हैं जिनका मास क्या है, सेम है, दो प्लेनेट का मास अगर सेम है तो ऐसे में जो ग्रेविटी होगा वो रेडियस के स्क्वायर के प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देख लो, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दो प्लेनेट का मास अगर सेम है तो उस प्लेनेट पे ग्रेविटी ज्यादा होगा जिसका रेडियस कम होगा। इस तरह से अगर दो प्लेनेट का मास सेम है तो उन पे जो ग्रेविटी का रेशियो आएगा g1 अपान g2 इजकल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों r2 स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर। लेकिन ये रिलेशन तब बनेगा जब दोनों प्लेनेट का मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी प्लेनेट है ना, कोई भी प्लेनेट अगर प्यारे बच्चों है तो उस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना, नीट हो चाहे जेई हो, है ना, उसमें जो क्वेश्चन आता है डेंसिटी का नाम लेता है। डेंसिटी का मतलब मटेरियल का नाम लेता है। तो दो प्लेनेट के मटेरियल या डेंसिटी का जब नाम ले लेगा तो आप फार्मूले को तुरंत डेंसिटी में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो ग्रेविटी का फार्मूला है ये आ जाएगा gm अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू g अपान आर स्क्वायर, और मास के स्थान पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों रो। तो इस तरह से ग्रेविटी आ गया, यहाँ से आप लोग देख लो 4/3 पाई रो, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा तो इंटू कितना आ जाएगा आर, है ना, 4/3 पाई रो आर इंटू कैपिटल जी भी पड़ा रहेगा। तो ये ग्रेविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और ये किसके टर्म में है, रो यानी डेंसिटी के टर्म में है, प्लेनेट की डेंसिटी के टर्म में है। तो इस तरह से जब भी डेंसिटी का नाम ले ले, मटेरियल का नाम ले ले, तो तुरंत फॉर्मूले को इस तरह से कन्वर्ट कर दो और उसके बाद से क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्रेविटी है वो डेंसिटी और रेडियस के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी और रेडियस दोनों का नाम ले लें तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि दो प्लेनेट हैं और दोनों प्लेनेट का डेंसिटी सेम है, तो आप कहता हो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। यही तो अक्सर एग्जाम में पूछता है, डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है, तो ऐसे में जब डेंसिटी भी सेम हो जाएगा तो ग्रेविटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इफ डेंसिटी इज सेम फॉर टू प्लैनेट्स, दो प्लेनेट्स की अगर डेंसिटी सेम है तो ऐसे में प्यारे बच्चों ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो ये रिलेशन बनेगा g1 अपान g2 इज इक्वल टू r1 अपान r2, है ना। ये सेम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, g1 अपान g2 इज इक्वल टू r1 अपान r2। लेकिन अगर सेम मास है तब g1 अपान g2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपान क्या होता है प्यारे बच्चों, r1 स्क्वायर होता है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। और सरफेस अगर ग्रेविटी की हम लोग बात करें, जिस अर्थ पे हम लोग हैं उस पर ग्रेविटी की बात करें, है ना, ये अर्थ है, अर्थ का मास एम, सेंटर, रेडियस आर ई। इस पर अगर ग्रेविटी देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, g इज इक्वल टू जी, अर्थ का मास एम ई, अर्थ का रेडियस आर ई का स्क्वायर, और अर्थ पे जो ग्रेविटी होता है इसका जब सारा वैल्यू रखोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, जिसको हम लोग आवश्यकता अनुसार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह लेते हैं। ओके। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी एट
ग्रेविटी एट मून सरफेस। जब अर्थ की बात करेंगे तो मून की भी बात करना पड़ेगा। अर्थ हम लोग की माँ है, माँ की बात करेंगे तो मून यानी मामा की बात हम लोग जरूर करेंगे। तो हम मून पे ग्रेविटी देखते हैं, और मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का प्यारे बच्चों 1/6 होता है, क्योंकि मून का मास क्या है, अर्थ से कम है। तो यहां पर हम लोग मून बना लें। मून का रेडियस हो जाएगा प्यारे बच्चों rm, मून का मास mm, इट इज मून, और मून पर ग्रेविटी g, मून का मास अपान मून के रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 आता है, 9.8 अपान 6, दैट इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों मून पे जो ग्रेविटी होता है, जो अर्थ पे ग्रेविटी है, उसका क्या होता है 1/6। इसका मतलब किसी भी बॉडी का वेट अगर आप अर्थ पे देखिए और मून पे देखिए, तो अर्थ पे किसी बॉडी का अगर वेट है तो मून पे जाओगे तो वेट 1/6 हो जाएगा, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास उतना ही रहता है। इसके बाद से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वेरिएशन इन ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में ग्रेविटी चेंजिंग कैसे होता है? तो अर्थ सरफेस में ग्रेविटी 4 प्रकार से चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे ग्रेविटी वेरिएशन, अर्थ सरफेस से नीचे जाने पे ग्रेविटी में वेरिएशन। तो ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं ग्रेविटी कम होता जाता है, इनफिनिट पे जाके ग्रेविटी 0 हो जाता है। लेकिन अर्थ सरफेस में डेप्थ पे जब हम लोग जाते हैं सेंटर की तरफ, तो आप बेटा देखोगे कि ग्रेविटी कम होता चला जाएगा और अर्थ के सेंटर पर जाके ग्रेविटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाइट और डेप्थ के वजह से ग्रेविटी में वेरिएशन। इसको विशेष रूप से तैयार करना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए। हम देखते हैं कि एग्जाम में इतना आसान फॉर्मूला, स्टूडेंट को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, फॉर्मूला भूल जाता है और एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रिवीजन करने चल रहे हैं, वेरिएशन इन ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। वेरिएशन इन ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। और सरफेस पे ग्रेविटी में वेरिएशन, जिसमें जो पहला तरीका है वो क्या है प्यारे बच्चों, हाइट। ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के हाइट पे जाने पर ग्रेविटी किस फॉर्मूले से चेंज होगा। तो यहां पे देखो हम अर्थ बना लिए, अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है। पहले ग्रेविटी यहां पे प्यारे बच्चों g होगा, लेकिन जब यहां से हम h हाइट ऊपर चले जाएंगे तो यहां का ग्रेविटी g डैश हो जाएगा। और यही ग्रेविटी हम लोग को फाइंड करना है। h कहां से मेजरमेंट होता है, सरफेस से, लेकिन जब पूरा डिस्टेंस हम देखते हैं तो डिस्टेंस कहां से देखते हैं, सेंटर से। यह है पूरा RE + h। तो ये देखो g डैश, कितने भी ज्यादा हाइट पर आप ग्रेविटी फाइंड कर सकते हो, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g अपान 1 + h अपान अर्थ रेडियस RE का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हाइट के वजह से ग्रेविटी में वेरिएशन जो होता है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। खूब इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खूब क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। ये स्टूडेंट को याद नहीं रहता, लेकिन आप जैसे से हाइट ऊपर जाओगे
देख रहे हो, एच बढ़ता जाएगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा, और अगर एच का वैल्यू अर्थ रेडियस के बराबर हो गया, अर्थ रेडियस के बराबर, तो यहाँ लिख दो आर ई अपान आर ई कट के 1, 1 + 1 का स्क्वायर 2, ग्रेविटी कितना हो जाएगा जी अपान 4, और एच का वैल्यू अगर इन्फानाइट कर दो तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, एज वेल एज वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी डिक्रीजेस एंड एट इन्फिनिटी ग्रेविटी बिकम्स 0। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। इफ H = RE, जितना अर्थ रेडियस है उतना ऊपर अगर हम लोग चले जाएं तो ऐसे में ग्रेविटी 0 हो जाएगा, और अगर इन्फिनिटी में चले जाएं तो फॉर्मूला रख के आप देख लीजिए, ऐसे में सॉरी ये 0 नहीं होगा, G/4 हो जाएगा, ये होगा G/4, और यहाँ ग्रेविटी कितना हो जाएगा 0, है ना। इट मीन्स एज वेल एज वी गो इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस देन ग्रेविटी डिक्रीजेस। अब इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि अगर कम हाइट का ग्रेविटी आपको निकालना हो, यह चीज वेरी लेस देन आर ई, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है, और अप्रॉक्सीमेशन क्या लगाया जाता है, इसको ऊपर ले जाओ जैसे -2 हो जाएगा, और -2 का यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन वाला फार्मूला। तो कम हाइट के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रेविटी निकालने का, उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो फार्मूला आप जानिए, वो होगा G' = G ब्रैकेट में 1 - 2H/RE। इससे भी किसी भी हाइट पर आप ग्रेविटी निकाल सकते हो, लेकिन इस फार्मूले का कंडीशन क्या है कि ये कम हाइट के लिए वैलिड है ना। उस फार्मूले इस फार्मूले में क्या अंतर है, वो किसी भी हाइट पे आप ग्रेविटी निकालो, और ये कम हाइट, इसलिए कंडीशन देखो ये है, इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाया गया है, बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें -2 से यहाँ करके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो कम हाइट का जो ग्रेविटी होता है इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं डेप्थ पर, वेरिएशन इन ग्रेविटी एट डेप्थ। ठीक प्यारे बच्चों, तो सेकंड इसका जो वेरिएशन है, वेरिएशन इन ग्रेविटी एट डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से डेप्थ पे जाने पे ग्रेविटी वेरिएशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। इसका भी फॉर्मूला आप लोग एकदम क्लियर याद होना चाहिए। जैसे ये अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, और सेंटर से सरफेस से यहाँ पे ग्रेविटी G है सरफेस पर, अब डेप्थ में चले आए, ये सेंटर है इसका, तो देखो डेप्थ में यहाँ पर आ गए, कितने डेप्थ पर, D डेप्थ पर, डेप्थ सरफेस मेजरमेंट होता है, और ये इसका टोटल रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, अर्थ रेडियस RE, है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटी हम लोग को क्या देखना है, G' ग्रेविटी, तो G' जो ग्रेविटी देखना है सरफेस से D डेप्थ पर देखना है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे सेंटर की तरफ, वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर आपको याद होना चाहिए, यही तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, और ये होता है G' = G ब्रैकेट में 1 - D/RE। इस फॉर्मूले से किसी भी डेप्थ पर आप ग्रेविटी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। आप खुद देखो, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग कितने डेप्थ पर चले जाएं, जितना अर्थ रेडियस है उतना डेप्थ पर अगर चले जाएं, यानी सेंटर पे चला आवें, तो यहाँ लिख दो RE/RE 1, 1 - 1 = 0। तो इस तरह से अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों, ये 0 होता है। देख रहे हो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होगा। इसका मतलब अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जाती है, और सरफेस से जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में नीचे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है। अब अगर देखें तो ग्रेविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थ की ग्रेविटी का ग्राफ होता है ना, ग्राफ
ग्राफ फॉर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। है ना, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी का, अर्थ की ग्रेविटी का ग्राफ। सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होता है? सरफेस पर। सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पे होता है प्यारे बच्चों। और सेंटर पे जीरो, सरफेस पे बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है इस तरह से, है ना। अब बाहर घटता चला जाता है और ये होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है ग्रेविटी का। यानी सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ होता है? आप देख लो, सरफेस पर, है ना। ये सरफेस है, सरफेस पर ग्रेविटी सबसे ज्यादा, सेंटर पे जीरो, इनफाइनाइट पर जीरो। ये ग्रेविटी का ग्राफ है। ग्रेविटी का, अर्थ की ग्रेविटी का वही ग्राफ होता है जो एक सॉलिड स्फीयर का इंटेंसिटी का ग्राफ होता है। अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, नॉट हॉलो स्फीयर। अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर। तीसरा जो मेथड है, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप के वजह से ग्रेविटी में वेरिएशन। अर्थ का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, अगर अर्थ की साइज, आकार की बात करें तो अर्थ एकदम से स्फेरिकल नहीं है। एप्पल का शेप होता है, ओवल शेप होता है। एप्पल जैसे ऊपर नीचे धंसा रहता है, बीच में उठा रहता है, वैसे अर्थ पोल पे रेडियस कम, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा। तो पोल पे रेडियस कम होने से ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होने से ग्रेविटी कम होता है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि अर्थ का शेप कुछ इस टाइप का होता है, एकदम से स्फेरिकल शेप नहीं होता। और ये इसका होता है प्यारे बच्चों इक्वेटर, ये होता है इसका पोल। यहाँ पर क्या होगा? पोल होगा, और यहाँ पर क्या होगा? इक्वेटर होगा। और सबको पता है कि जो ग्रेविटी का फार्मूला है वो क्या है? G इज इक्वल टू GME अपान RE स्क्वायर। इसका मतलब ग्रेविटी RE स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो रेडियस है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है ना। रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल। इसलिए ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट पोल, है ना। इक्वेटर पे ग्रेविटी पोल से क्या है? कम है। पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि पोल के पर रेडियस कम है और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है। यानी अगर कोई मैन धीरे धीरे इक्वेटर से पोल की तरफ जाने लगे तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या होगा? वेट बढ़ने लगेगा, क्योंकि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होता है। और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ कोई मैन धीरे धीरे आने लगे तो उस मैन का वेट कम होने लगेगा, क्योंकि इक्वेटर पे अलग ग्रेविटी है, पोल पे अलग ग्रेविटी है। तो ये शेप के वजह से होता है। अगला जो वेरिएशन है ये अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन के वजह से ग्रेविटी में क्या वेरिएशन है उसको हम लोग देखते हैं। और ये फोर्थ वेरिएशन है, वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, जिसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ग्रेविटी एक्चुअल ग्रेविटी से कम हो जाता है किसी भी पोजीशन पर। ये देखो अर्थ है, ये एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका इक्वेटर है, इट इज इक्वेटर, है ना। और यहां पर अगर ग्रेविटी हम लोग देखें, यहां पर ग्रेविटी, तो इसको मिला दें ऐसे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा। रेडियस कितना है? r, है ना। बॉडी का मास m है
और यहाँ के ग्रेविटी जी डैश होगा। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से किसी भी एंगल ऑफ लैटिट्यूड पर ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है। और एंगल ऑफ लैटिट्यूड लैम्डा का वैल्यू अगर 90 हो गया तो पोल का ग्रेविटी आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू 0 हो गया तो इक्वेटर का ग्रेविटी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप याद कीजिए। अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटी जी डैश बराबर जी माइनस अर्थ रेडियस आर ई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो अर्थ के रोटेशन के वजह से जो ग्रेविटी में वेरिएशंस होते हैं उस फॉर्मूले को, क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम पोल की बात करें, है ना, तो पोल पर लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 90 और cos 90 का वैल्यू 0, तो जी डैश बराबर जी आ जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो अर्थ के पोल पर अर्थ के रोटेशन का ग्रेविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थ के रोटेशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इक्वेटर पर। किस पर प्यारे बच्चों, इक्वेटर पर। तो इस तरह से अगर हम लोग अर्थ के पोल पे अगर ग्रेविटी देखें तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 90 और जी पोल पर जी आ जाएगा। और अगर इक्वेटर पे अगर हम लोग देखें, इक्वेटर पे ग्रेविटी अगर प्यारे बच्चों हम लोग देखें तो लैम्डा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से अगर अर्थ अपने एक्सिस पर अगर रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर पे इतनी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, इसलिए हमेशा इतनी ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह से ग्रेविटी का फार्मूला हाइट का, डेप्थ का, है ना, शेप की वजह से ग्रेविटी, रोटेशन की वजह से ग्रेविटी, ये सब आपका बढ़िया से तैयार होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब इसका फार्मूला आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हमने इतना कंप्लीट रिवीजन करा दिया। अगले वीडियो आप देखिएगा कि बाकी जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन करा देंगे और 2 वीडियो में कंप्लीट आपका ग्रेविटेशन टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।